आज हमारा हिस्ट्री का तीसरा क्लास है जहां पे हम जानेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में और देखेंगे कि क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। खैर आपको अपडेट देता चले कि बीपीएससी का जो एग्जाम था जो बापू केंद्र पे हुआ था पटना में, उसको पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया है। देखते हैं अब विद्यार्थी की प्रतिक्रिया क्या रहती है और इस एग्जाम को कैसे कंडक्ट किया जाता है, क्या इसमें और कोई उलझने आती है, ये सब हम देखते चलेंगे। अगर फिर से कोई उलझन आया अगर पूरे छात्रों के लिए तो आपको तैयार रहना पड़ेगा, इसलिए पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। देखते हैं हम सिंधु सभ्यता के बारे में क्या हमें जानना है और क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए सबसे पहले आपको जानना है कि जो कार्बन 14 पद्धति होती है ना, जिससे ना किसी जीव के ना यानी किसी जीवाश्म का ना उम्र पता करते हैं। उम्र समझ रहे हैं, ये कितना पुराना है। ठीक है। तो रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की वर्तमान तिथि 2400 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1700 ईस्वी पूर्व। तो आपको पूछेगा कि सिंधु सभ्यता कब कितना से कितना, तो 2400 से लेकर के 1700 ईस्वी पूर्व, माने इसका कालखंड है इसका कालखंड है। तो आपको पूछेगा यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया आपका कि सिंधु सभ्यता का कालखंड क्या है, तो 2400 से लेकर के 1700 ईस्वी पूर्व तक का। 2400 से लेकर के 1700 ईस्वी पूर्व तक के कालखंड को सिंधु सभ्यता कालखंड में समझा जाता है। ठीक है। और ये कार्बन 14 पद्धति क्या है, जीवाश्म की उम्र पता करने की एक पद्धति। जीवाश्म की उम्र मतलब क्या, एज। ठीक है। तो आपको पूछेगा जीवाश्म का उम्र पता करना है, किसे करेंगे, कार्बन 14 पद्धति से। उसको लिखते हैं C14। क्या लिखते हैं, C14। देखो C12 का ही एक अपरूप है कार्बन 14। ठीक है, जिससे ना जीवाश्म के बारे में पता लगाते हैं, जीवाश्म कितना पुराना है। 2 क्वेश्चन क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जानते हैं और आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक तो आपको ईस्वी याद रखना है और एक कार्बन 14 पद्धति क्या है इसके बारे में याद रखना है। ठीक, चलिए आगे देखिए। कहता है ये जो सिंधु सभ्यता थी त्रिभुजाकार थी। त्रिभुज समझते हैं ना, त्रिभुज में 3 गो होते हैं। हाँ, तो त्रिभुज के आकार थी। जब पूछेगा आपको सिंधु सभ्यता की आकार कैसी थी यानी आकृति, तो त्रिभुजाकार। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए नोट्स में कुछ लिखा है, तिथि निर्धारण की कार्बन 14 यानी C14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लीवी ने 1946 में किया था। ये वैज्ञानिक का नाम है, ये वैज्ञानिक है जिसका नाम है B.F. लीवी। ये कार्बन 14 पद्धति को ना खोज किए थे। खोज समझ रहे हैं ना, हाँ, इसका खोज निकाले थे। ठीक है, अब कब निकाले थे, 1946 में। ठीक है, कहता इस पद्धति में जिन पदार्थों में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होगी वह उतनी ही अधिक पुरानी मानी जाएगी। ठीक है, तो जब भी जीवाश्म का खोज करेगा कार्बन 14 में, अगर कार्बन की मात्रा कम है तो इसका मतलब वो सबसे ज्यादा पुराना है और पुराना है। तो इससे ना जीवाश्म की उम्र, जीवाश्म की आयु ज्ञात की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, आपसे पूछेगा कि सिंधु सभ्यता की खोज कहाँ हुआ था, कौन किया था, याद रखिए राय बहादुर दयाराम साहनी। याद रखिए राय बहादुर दयाराम। आपको 5 को देगा मेल करने के लिए, मेल करते रहिए। ठीक है, तो दोनों नाम याद 1921 याद रखिए, राय बहादुर दयाराम साहनी। खाली साहनी याद रखिएगा, परीक्षा में कोडिंग आपको मिल जाएगा, याद रहेगा ना इतना तक। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, आपसे पूछेगा 50 बार पूछा जा चुका है, मतलब जितना भी एग्जाम हुआ वहां पे एक क्वेश्चन रहता है। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक, मतलब इसका एक और नाम है आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युगीन। देखो कांस्य एक मेटल है। ठीक है, तो कांस्य का इस्तेमाल करते थे इसके लिए, इसको बोलते हैं कांस्य युगीन। उधर आप पढ़े थे कि तांबा का इस्तेमाल करते थे, ताम्र युगीन। ठीक है, तो ये कांसा का इस्तेमाल करते हैं इसलिए इसको बोले कांस्य युगीन। किसको, सिंधु घाटी सभ्यता को। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बोला है कांस्य युगीन और इसको बोला है आद्य ऐतिहासिक, इसी का नाम है। ठीक है, युग रखा गया। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ थे और भूमध्य सागरीय। अब द्रविड़, आर्य लोग को द्रविड़ बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो सिंधु सभ्यता है इसमें जो मुख्य लोग जो रहते थे वो द्रविड़ थे और भूमध्य सागरीय थे। ठीक है, कथा सर जॉन मार्शल एक व्यक्ति है। ठीक है, सर जॉन मार्शल एक व्यक्ति है जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालिक महानिदेशक थे उस समय 1924 में। ठीक है, सिंधु सभ्यता नाम का एक उच्च नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। यानी इन्होंने ये घोषणा किया कि एक सिंधु सभ्यता भी है जिसकी ना खोज हुई है। तो क्या नाम है उनका, तो सर जॉन मार्शल कौन है, पुरातत्व सर्वेक्षण है। कहिए कि 1924 में। कहता उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। कहता सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरातन दासक नदी का नाम है दासक नदी
के किनारे सुदकोदरा है। तो देखिए दिशा के बारे में जानते हैं ना, एक तरफ होता है उत्तर, एक तरफ होता है दक्षिण। तो ये है आपका नॉर्थ, ये है साउथ, ये आपका ईस्ट और ये आपका वेस्ट। तो अभी किसके बारे में बात कर रहा है? दासक नदी की बात कर रहा है। ये दासक नदी कहाँ है? ये पश्चिम में है। तो आप जान रहे ना, इधर है पश्चिम, तो इधर हो गया आपका दासक नदी। कौन सा? इस नदी के किनारे जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपका सुदकोदरा। क्या है? सुदकोदरा ना बलूचिस्तान में। कहाँ है? अब पूर्वी की बात करें, पूर्वा पड़ता है हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर इधर हो गया पूरब में, यहाँ हिंडन नदी हुआ, इधर आलमगीरपुर, यानी हिंडन नदी के किनारे है आलमगीरपुर। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। उसके बाद आपका ये जो हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है वो उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। जिला का नाम है मेरठ। जिला का नाम है मेरठ। इतना तक क्लियर? कहता उत्तरी पूरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर है। उत्तर मतलब ऊपर वाला, यहाँ पे चिनाब नदी, यहाँ के जो नाम है अखनूर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अखनूर के निकट मांदा, ये मांदा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। मांदा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है। और दक्षिणी पूरा स्थल है गोदावरी नदी के किनारे। दक्षिण नीचे आ गया, गोदावरी नदी नीचे है। ठीक है, दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद है। क्या है? और दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता, नगरीय सभ्यता थी। इसको चेन लगा लीजिए, ये पूछता है यहाँ से। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। ये पूछता है, यानी कि नगर में थे। क्या चीज में? नगर में। सिंधु लोग थे ना, नगर में बसे हुए थे। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तब कांस्य युगीन, वहां बोला कांस का इस्तेमाल होता है, इसलिए कांस्य युगीन। और ये नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, यानी नगर में लोग रहते थे। ठीक, आगे चलिए। कहता है सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अथवा अवस्था वाले स्थलों में से 6 को ही बड़े नगर की संख्या दी गई है। यानी सिंधु सभ्यता से जो भी स्थल प्राप्त हुआ जिसमें 6 ऐसा है जो बड़ा बड़ा है। तो सबसे पहले क्या देखिए, मोहनजोदड़ो, उसके बाद हड़प्पा, उसके बाद गढ़वाली, उसके बाद राखीगढ़, उसके बाद धौलावीरा, उसके बाद कालीबंगा। ये सब क्या है? बड़ा बड़ा है। तो 6 ऐसे स्थल है जो बड़े हैं। कहता है धौलावीरा भारत में सिंधु नदी सभ्यता की पहली घाट साइट है। इसको चिन्ह लगा लीजिए। ठीक है। तो भारत में तो भारत में कौन सा सबसे पहला? धौलावीरा। कौन नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। जैसे पीछे आप पढ़े थे ना भीमबेटका, जो यूनेस्को 2003 में शामिल किया था। हाँ, तो उसी तरह से इसको धौलावीरा को 2021 में अपने विश्व धरोहर में शामिल किया है यूनेस्को में। ठीक है। कहता स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा स्थल के सर्वाधिक स्थल गुजरात में। आप जानते हैं गुजरात की राजधानी गांधीनगर। यानी गुजरात भारत का वह जगह है, वह राज्य जहां पे ना सबसे ज्यादा स्थल है। हड़प्पा संस्कृति के सबसे ज्यादा स्थल पाए गए हैं। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। कहता है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जो पाकिस्तान में। कहाँ है? यानी पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहा है। पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो, जो कहाँ है? पाकिस्तान में। जबकि भारत की बात करें, तो भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ है, जो घग्गर नदी के किनारे है, जो हरियाणा में पड़ता है। ठीक है। जानते हैं कि पाकिस्तान अलग चला गया, अलग हो गया। तो जब भारत की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी है राखीगढ़, जो हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है। जिला का नाम है हिसार। क्या नाम है? हिसार जिला। हरियाणा के हिसार जिला नाम है राखीगढ़, जो घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है। इसकी खोज 1963 में ना सूरज भान ने की थी। यहाँ तक क्लियर? यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेगा डाउट क्लियर है? ठीक है। अब आगे देखिए। अब लोथल और सुदकोदरा सिंधु सभ्यता के ना बंदरगाह है। बंदरगाह जो समझते हैं, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे था, उसको कहते हैं बंदरगाह, जहां से एक जगह से दूसरी जगह हम लोग जाया करते हैं नदी के रास्ते। ठीक है। तो लोथल और सुदकोदरा क्या है? बंदरगाह है। का किसका? सिंधु सभ्यता का। तो पूछेगा सिंधु सभ्यता का निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह है? और बंदरगाह। ठीक है, बोला कीजिए। ठीक है। जुते हुए खेत और नक्काशी ईंटों का प्रयोग ना कालीबंगा में किया गया और बीपीएससी द्वारा ना कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि जूते खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से। और नक्काशी ईंट मतलब कि ईंट पे ना कारीगरी, ईंट पे कलाकारी किया हुआ है, उसको कहते हैं नक्काशी, मतलब ईंट के ऊपर डिजाइन बनाया हुआ। ठीक है। तो देखिए जूता हुआ खेत मतलब खेत को जो जोतते रहते हैं, ऐसा प्रमाण मिला है कालीबंगा से। अब बीपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछा है और छोटा छोटा एग्जाम भी है, वहां पे क्वेश्चन आया है। ठीक है। एसएससी में भी प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा आपको। आप बीएसएससी का एग्जाम है वहां भी मिल जाएगा आपको। ठीक है। तो याद रखिए जुते हुए खेत मतलब जो खेत है ना उस जोता हुआ है, इसका साक्ष्य कहां से मिला है? कालीबंगा से। ठीक है। मतलब मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार सैंधव सभ्यता के ना सबसे बड़े इमारत है। इमारत समझ रहे हैं? बड़ा वाला
तो सबसे बड़ा इमारत कौन है? स्नानागार, जिसमें स्नान करते हैं। तो सबसे बड़ा इमारत है स्नानागार, ठीक है, जिसका ना कुछ एरिया दिया है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है, ठीक है। कहता है आगे, अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए। अग्निकुंड समझ रहे हैं ना, जब हम लोग पूजा करते हैं तो अग्नि का कुंड बनाते हैं, ठीक है, अग्नि का कुंड बनाते हैं। तो अग्नि का जब कुंड बनाइएगा ना, तो ऐसा जो कुंड प्राप्त हुआ है दोनों जगह से प्राप्त हुआ है, ठीक है। और अलग अलग प्रकार के अग्निकुंड है, ठीक है, जिसका हम एक नमूना आपको बताए, ठीक है। तो अग्निकुंड कहां से मिला आपको? लोथल और कालीबंगन दोनों जगह से, लोथल और कालीबंगन दोनों जगह से। याद रखिए अग्निकुंड कहां से प्राप्त हुआ, ठीक है। कहता मौजूदों से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपति को कहते हैं, ठीक है, की मूर्ति मिली है। इसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंस विराजमान है। यानी कि एक वो है सिंह, उसमें 3 गो है, ठीक है, उसको पशुपति कहते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश। और उसके नीचे जो जानवर है ना, हाथी है, गैंडा है, चीता है और भैंसा है। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से किस जानवर का उल्लेख सिंधु सप्ताह में नहीं हुआ है? तो 3 जिसका हुआ है जान लीजिए, जिसका नहीं हुआ है उसको छाड़ दीजिए। तो देखिए उसमें घोड़ा का उल्लेख है? नहीं है। चीता का उल्लेख है? नहीं है। बाघ का उल्लेख है? तो जिसका है उसमें से वो पूछेगा नहीं है, ठीक है। तो आप जान लीजिएगा, ई वाला जान लीजिए, तो नहीं वाला छाड़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए कुत्ता का उल्लेख है इसमें? नहीं है। तो देखिए किसका उल्लेख है? हाथी का, गैंडा के, चीता के और भैंसा के। तो परीक्षा में पूछेगा निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता में जो त्रिदेव है, पशुपति है, उसमें से किस जानवर का उल्लेख नहीं है? तो नहीं है, इसको याद रखिएगा, नहीं बोला छाड़ लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे भी पूछा जाएगा, ठीक है। कहता है आगे, यहाँ से प्राप्त आयताकार मुहर में ना स्त्री के गर्भ से ना निकलते हुए पौधा दिखाया गया। मतलब एक मुहर मिला है जिसमें बताया गया कि स्त्री के गर्भ से ना एक पौधा निकल रहा है, ठीक है। इससे पता चलता है मातृत्व के बारे में, ठीक है। कहता है मणके बनाने के कारखाने लोथल और चंद्रुद्र में थे। इसको चिन्ह लगाइए, याद रखिएगा, ठीक है। मणके बनाने के कारखाने कहाँ थे? लोथल और चंद्रुद्र में। सिंधु सभ्यता की लिपि ना भाव चित्रात्मक थी, मतलब वहां जो भी लिखा हुआ चीज है ना चित्र बना के है, ठीक है। तो ये भी चिन्ह लगा दीजिए, पूछता है, बार बार पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता की लिपि कौन थी। जैसे आप लोग का हिंदी का लिपि क्या है? हिंदी का लिपि इतना देर लगता है? हिंदी का लिपि है देवनागरी। तो सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? तो परीक्षा में पूछा गया है, आपसे भी पूछा जाएगा, ध्यान रखिए, ठीक है। आप बोला कीजिए, बोलते नहीं है। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक। यह लिपि दाएं से बाएं और लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्ति का होता था तो पहली पंक्ति दाएं से बाएं और दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं, यानी कि यहाँ से लिखना प्रारंभ किया और जब ये भर गया ना तो फिर यहाँ से लिखना प्रारंभ कर देंगे, ठीक है, ठीक है। ऐसे चलता है, ठीक है। तो पूछेगा आपको कैसे कैसे लिखा, दाएं से बाएं, और जब एक से अधिक होता है तो बाएं से दाएं, ठीक है। तो ऐसे लिखने का काम होता था सिंधु सभ्यता में। और उसकी लिपि तो जान गए, भाव चित्रात्मक। ध्यान रखिए, जो भी एग्जाम में प्रश्न आता है हम पहले ही बोल देते हैं, ध्यान नहीं रखिएगा तो काम ही चलेगा, थोड़ा मुंह से भी बोलिए, ठीक है। कहता है लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाला पहला सभ्यता सुमेरियन सभ्यता है। अब सुमेरियन सभ्यता चीन की सभ्यता है। सुमेरियन सभ्यता, अब पिछले बार जब बीपीएससी का एग्जाम हुआ था टीआरई मतलब टीचर वाला, वहां पे पूछा था कि लेखन कला का विकास किसने किया, तो उसमें ऑप्शन था चीन, और यहीं से क्वेश्चन था, ठीक है। खाली समझने की फेर है, समझने की फेर है। अगर क्वेश्चन बीपीएससी उलट के देखिए तो वहां पे पूछा था कि लेखन कला किसकी देन है, तो चीन की देन है। यानी लिखने की जो कला सबसे पहले कहाँ आया था? और चीन की जो सभ्यता है सुमेरियन सभ्यता है, क्या है? तो आपको समझ में आया ना कि क्वेश्चन घुमा के पूछता है, सीधा सीधा क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेगा आपसे घुमा के पूछेगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा नहीं कहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो कहता है लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाला पहली सभ्यता थी सुमेर की सभ्यता, ठीक है, सुमेरियन की सभ्यता। सिंधु सभ्यता के लोग न नगरों तथा घरों के न विन्यास के लिए न ग्रिड पद्धति, यानी नगर और घर बनाते थे ना, तो बनाने की पद्धति है ग्रिड पद्धति। क्या है? ग्रिड पद्धति, ठीक है, ग्रिड पद्धति याद रखिए। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे ना मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो इसको नोट करके याद रखिए, लोथल का है ना जैसे सड़क आ रहा है ना उस तरफ गेट खुलेगा, ठीक है, और बाकी सब का ना पीछे से तरफ खुलेगा, सड़क की तरफ नहीं खुलेगा, उसके उस तरफ, ठीक है। कहता सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल थे गेहूं और जौ। सैंथवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। हम लोग अभी भी शहद का प्रयोग करते हैं, लेकिन मिठास के लिए बहुत सारा विकल्प है अभी, लेकिन उस समय मिठास के लिए शहद माने जाते हैं ना, मौध, हाँ मौध खाया है ना। कहता मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनवाली से मिला है, चिन्ह लगा इसके। मिट्टी का हल था, हल से क्या करता है? खेत जोतते हैं, तो ये कहां से मिला है? बनवाली से।
तो बनवाली एक जगह है, ठीक है, वहां से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से ना चावल के दाने मिले हैं, चावल के दाने, जिससे ना धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। तो आपको पूछेगा धान की खेती होने का प्रमाण कहां से मिलता है? रंगपुर और लोथल से। कहता चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए, मतलब सर्वप्रथम वाला, ठीक है। आगे आपका देखिए, अभी जो पढ़ा रहा है ना सिंधु सभ्यता पढ़ा रहे हैं, पीछे पढ़ा थे आपको कोल्डीवा वाला ना, प्राचीन वाला में, ठीक है। तो दोनों को फेट मत दीजिएगा। क्वेश्चन आएगा प्राचीन तो वहां से जवाब दीजिएगा, आप क्वेश्चन आएगा सिंधु सभ्यता में तो यहाँ से जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो क्या होता है विद्यार्थी के हचपच हो जाता है, दोनों मिल जाता है कि कौन वाला आंसर हमारा, कौन वाला। क्वेश्चन समझिए कहां से पूछ रहा है, सिंधु सभ्यता लगा दिया तो यहाँ से दीजिए, ठीक है। सर्वप्रथम लगाया, प्राचीन लगाया तो वहां से दीजिए, ठीक। तो यहाँ पे कह रहा सिंधु के बारे में, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता कहां से मिला था? लोथल से। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से। कथा सुदकोदरा, कालीबंगा एवं लोथल से ना सैंधववासी, सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर, घोड़े का अस्थि पंजर ना घोड़े की हड्डी, घोड़े की हड्डी, तो अस्थि पंजर मिला है। तो इससे पता चलता है ना कि लोग घोड़ा का भी इस्तेमाल करते थे, घुड़सवारी भी करते थे, ठीक है, आर्य लोग। तो इससे पता चला है घोड़े की अस्थि। जगह के नाम सुदकोदरा, कालीबंगा और लोथल। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। तौल समझते हैं ना, नाप तौल, तो 16 के अनुपात में थी। कहता संदर्भ सभ्यता के लोग ना यातायात के लिए ना 2 पहिया और 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। या तो बैलगाड़ी रहता था या तो भैंसा गाड़ी रहता था, 2 पहिया का भी और 4 पहिए का भी, ठीक है। कहता मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेहुला, मेहुला एक शब्द है, ठीक है, मेहुला शब्द का ना प्रयोग किया गया है, अभी प्राय सिंधु सभ्यता से ही है। तो आपको पूछेगा मेहुला का शब्द का संबंध किससे है? तो सिंधु सभ्यता से। आई कहां किया गया? मेसोपोटामिया का अभिलेख है, अभिलेख मेसोपोटामिया का है उसमें, ठीक है। अब देखिए संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णिक वर्ग के हाथ में था, ठीक है। माने हड़प्पा संस्कृति में जो शासन चल रहा था किसके पास था? वर्णिक वर्ग के हाथों में था। पिगट एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है, इतिहासकार पिगट। क्या कहते हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को ना कहते हैं सिंधु सभ्यता की ना जुड़वा राजधानी। तो परीक्षा में पूछेगा सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसने कहा था? व्यक्ति का नाम है, इतिहासकार है पिगट, याद रहेगा। तो जोर से भी बोलिए, ठीक है। फिर से सुनिए, पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को ना एक विस्तृत साम्राज्य की ना जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग ना धरती को ना उर्वरता की देवी मानकर ना उसकी पूजा करते थे। तो हम लोग आज भी धरती को पूजा करते हैं ना, तो ये पूजा ना सिंधु सभ्यता से होते आ रहा है, ठीक है। वो धरती को पूजा करते थे, क्या बोल करके? उर्वरता की देवी। तो उर्वरता की देवी कौन है? धरती, पृथ्वी, धरा। कहता है वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। यानी कि वो लोग वृक्ष की पूजा करते थे, जिससे अभी तरह से शादी होगा तो करता है ना, वृक्ष पूजा करता है, या धागला बढ़ता है, या जल चढ़ाया जाता है। वृक्ष पूजा हुआ ना, तुलसी की पूजा करती है, हुआ ना। तो ये उस वक्त से मिला है, उसी वक्त सिंधु सभ्यता क्या चीज पूजा करता है? वृक्ष की और शिव की, ठीक है। यहाँ से याद होगा। कहता है स्वास्तिक चिन्ह संभवतः ना हड़प्पा सभ्यता की देन है। अब स्वास्तिक चिन्ह जानते हैं ना, ऐसे करके जो बना रहता है, उल्टा रहे सीधा रहे, स्वास्तिक चिन्ह है ना, आप लोग सीधा सीधा बना के लाइएगा, ठीक है। तो ये स्वास्तिक चिन्ह है ना, तो ऐसा जो बना रहता है ना, वो कहाँ के देना है? सिंधु सभ्यता के। इसी का मतलब होता है ये सूर्य को समर्पित है। किसको? हाँ, ये आगे बढ़ने का प्रतीक है, ठीक है। हाँ, उस समय से चलते आ रहा है स्वास्तिक चिन्ह, इसी का नाम है स्वास्तिक चिन्ह। किसी किसी घर में जाएगा तो शुभ लाभ करके लिखा रहेगा, यही स्वास्तिक चिन्ह रहता है, ठीक है। उल्टा सीधा आप लोग बनाते रहिएगा, ठीक। आगे चलिए। कहता है स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से ना सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। कहता सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर का ना अवशेष नहीं मिला, यानी ये नहीं पता चलता है कि यहाँ पे मंदिर था, मंदिर का कोई अवशेष नहीं मिला है। सिंधु सभ्यता में मातृ की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी, यानी कि माता की उपासना, ठीक है। उपासना क्या? उपासना क्या मतलब? पूजा पाठ, ठीक है। तो मातृ के ना उपासक थे, ऐसा पता चला है, ऐसा जानने को मिला है, ठीक है। कहता है पशुओं में कुबर वाला सांड, एक जानते ना कुबर जिसका निकल आता है, कुबर वाला सांड इस सभ्यता के ना लोगों के ना विशेष पूजनीय थे। यानी वो लोग ना एक कुबर वाला सांड को ना पूजा करते थे, ठीक है। बैल का ही एक रूप है ना सांड, जिसका ना कुबर निकला हुआ रहता है, ठीक है। तो एक कुबर वाला सांड ज्यादा पूजनीय था, ठीक है। इसको चेन लगाइए। कहता स्त्री मूर्तियां अधिक मिलने से ना ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज ना मातृ सत्तात्मक थी, यानी कि ज्यादातर ना मिट्टी के मूर्ति मिला है वहां पे, मिट्टी के मूर्ति, किसकी? माता की। तो इससे पता चलता है कि सिंधुवासी ना माता की पूजा करते थे, ठीक है। इसलिए कहते हैं मातृ सत्तात्मक। क्या कहते हैं? मातृ सत्तात्मक, ठीक है, याद रहेगा ना। मातृ सत्तात्मक मतलब माता की मूर्ति मिली है ज्यादा, ठीक है, मिट्टी की, इसलिए मातृ सत्तात्मक वहां की समाज थी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। कहता संदर्भवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, मतलब पहनने के लिए, ठीक है, मतलब उनका वस्त्र था। मनोरंजन के लिए संदर्भवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना,
चौपड़ तथा पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। तो ये सब उनके मनोरंजन के साधन है। तो परीक्षा में पूछेगा तो याद रखिएगा। उधर पीछे पढ़े थे ना मनोरंजन के लिए सिर्फ शिकार, लेकिन यहाँ पे इतना सारा साधन है। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता सिंधु सभ्यता के लोग ना काले रंग काला है। कौन सा रंग? काला रंग के डिजाइन को है लाल मिट्टी के बर्तन। मिट्टी है लाल, मिट्टी है रंग है काला। तो एकदम अंतर समझो, काला रंग का प्रयोग करते थे, लाल मिट्टी है ना, लाल मिट्टी होता है ना जी। तो पूछेगा सिंधुवासी किस रंग का प्रयोग करते थे? अभी ना बोल रही हो परीक्षा में, तो गलती हो जाता है, इसलिए अभी सीख लो। काले रंग का प्रयोग करते थे, लाल मिट्टी के बर्तन होता था, लाल मिट्टी का बर्तन, और उसपे ना काले रंग से उसको डिजाइन करते थे। ठीक है, वही ये कह रहा है। तो वही कह रहा है सिंधु सभ्यता के लोग ना काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग ना तलवार से परिचित नहीं थे, यानी उस समय ना तलवार, लोहा की खोज नहीं हुआ था, लोहे का तलवार बनता है, परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल है था जिसका ना निचला शहर भी किले से ना घिरा हुआ था। किला मतलब कि चारों तरफ से सुरक्षा, ठीक है, से घिरा हुआ था। ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया। कहता है कालीबंगन का अर्थ होता काली चूड़िया। चेन लगा लीजिए, कालीबंगन क्या अर्थ हुआ? काले रंग की चूड़िया। ये पूछता है परीक्षा में, कालीबंगन क्या अर्थ होगा? काले रंग की चूड़िया। ठीक है, उधर जैसे मृतकों का टीला पढ़ाए थे ना, मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला पढ़ाए थे ना, उसी यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, हाँ, काले रंग की चूड़िया किसका मतलब? कालीबंगन का। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोतने और अग्नि पूजा की भी जो प्रथा का प्रमाण मिलता है कि लोग ना यहाँ खेत जोतते थे और अग्नि की ना पूजा करते थे। ठीक है, ये भी प्रमाण मिला है। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति यहाँ पे ना प्रचलित थी। ठीक है, घूंघट टांगते थे, सबों को न जलाने और गाड़ने की दोनों प्रथा ना यहाँ पर चली थी। तो हिंदू लोग क्या करते हैं? जलाते हैं, मुस्लिम क्या करते हैं? काटते हैं। ठीक है, हड़प्पा में सबों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में न जलाने की प्रथा विद्यमान थी। तो हड़प्पा है सो जलाएगा, अब मोहनजोदड़ो दफनाएगा। याद रहेगा ना, हड़प्पा सबों को न दफनाएगा, हड़प्पा वाला दफनाएगा, अब मोहनजोदड़ो वाला जलाएगा। तो परीक्षा पूछेगा तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, हड़प्पा वाला दफनाएगा, अब मोहनजोदड़ो जलाएगा। ठीक है, कहता है लोथल एवं कालीबंगा में युग समाधि मतलब एक साथ दो गो, युग समाधि मतलब एक साथ दो गो। तो लोथल और कालीबंगा वह जगह है जहां से ना युग समाधि मिला। ठीक है, एक ही साथ दोनों। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे बड़ा कारण बाढ़ है। इसको चेन लगाइए। सैंधव सभ्यता जो तबाह हुआ, ये वाला जो सभ्यता है खत्म हुआ, इसका क्या कारण है? बाढ़ है। ठीक है, बाढ़ से ये छत विजत हो गया। कहता है आग में पकी हुई मिट्टी को ना टेराकोटा कहते हैं। अगर मिट्टी को आग में पका दिया तो क्या हो गया? टेराकोटा हो गया। इतना तक क्लियर? अब कुछ नीचे दिया हुआ है नदी का नाम, जिसके बाद हमें जानना है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ और चीज दिया हुआ है, जैसे उस समय ना तांबा आता था खेतरी से, तांबा खेतरी राजस्थान में। ठीक है, तांबा के लिए जाना जाता है। उसके बाद बलूचिस्तान से मंगाते थे, ओमान से मंगाते थे, उसके बाद चांदी अफगानिस्तान से और ईरान से आता था। सोना कर्नाटक, आज भी सोना कर्नाटक से ही भारत में आता है। ठीक है, लेकिन उस समय कर्नाटक से आता था, अफगान से आता था, ईरान से आता था। टीन अफगानिस्तान से आता था। इस हिंदू सभ्यता के बारे में पढ़ा रहे हैं। उसके बाद गोमेद सौराष्ट्र है। उसके बाद लाजवट आता है मेसोपोटामिया से, और सीसा ईरान से मंगवाया जाता था। ठीक है, यानी सिंधु काल में विदेश व्यापार मतलब विदेश से व्यापार होते थे, ये सब चीज। ठीक है, अब कुछ देखना है नदी के नाम। ठीक है, जैसे हड़प्पा को नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे, परीक्षा में पूछता है, याद रखिए। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, चनोदरो थोड़ा जोर से बोला कीजिए, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे, रंगपुर, रोपर, लोथल, आलमगीरपुर, सुतखोदरा, बनवाली, धौलावीरा, सोतका। तो ये सब ना नदी के किनारे है जो परीक्षा में मिलान करने के लिए आता है, आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन साथ में याद रखते चलिए, मेरे में चेन लगा देते। जैसे हड़प्पा का खोज किया था मोहनजोदड़ो, सॉरी हड़प्पा का खोज किया था दारान साहनी, कही 1921 में। तो खोज करने वाला का भी पूछ लेता है। ठीक है, हड़प्पा खोज कौन किया? दयाराम कहिया। उसके बाद मोहनजोदड़ो के कहिया 1922 में। तो वो कालीबंगा का भी याद कर लिए, कालीबंगा के अमरलाल घोष। ठीक है, 1951 में। तो ये सब कुछ व्यक्ति के नाम है जिसको ना आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, लेकिन कभी कभी परीक्षा में ये भी पूछता है कि हड़प्पा स्थल कहाँ है? तो साहिवाल जिला में, पाकिस्तान के साहिवाल जिला में। मोहनजोदड़ो कहाँ है? लड़काना जिला में, पाकिस्तान के लड़काना जिला में। चनोदरो कहाँ है?
नवाबशाह जिला में, इस सिंध प्रांत पाकिस्तान के नवाबशाह जिला में। कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ राजस्थान में। पूछता है, याद रखिए। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ में। कुर्जी कहाँ है? खैरपुर स्थान में। रंगपुर काठियावाड़, गुजरात के काठियावाड़ में। उसके बाद रोपर पंजाब के रोपर जिला में। उसका लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिला में। उसके बाद आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ में। उसके बाद सुदकोदरा पाकिस्तान के मकराना समुद्र तट के किनारे। बनवाली हरियाणा के हिसार में। उसका धौलावीरा गुजरात के कच्छ में। और सोदकोदरा दक्षिण बलूचिस्तान में। सोदकाहा दक्षिण बलूचिस्तान में। तो ये कुछ जगह है जो आपको ना ध्यान में रखना होगा, क्योंकि परीक्षा में मिलान करने वाला में दे देता है। अगर दे दिया तो आप यहाँ फंस जाएंगे, इसलिए ध्यान में रखना जरूरी है। अगला जो हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता, इसको पढ़ेंगे और इसका रिवीजन करते चलेंगे। जो महत्वपूर्ण है देखते चलेंगे, ठीक है।